वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स PYQs अड्डा। तो आज के सेशन में हम आपके लिए लाए हैं NBHM की PYQs। 2018 का NBHM पेपर लिया है। NBHM आप लोग जानते होंगे, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होता है, MSc एंट्रेंस, PhD एंट्रेंस भी होता है। तो 2018 का क्वेश्चन पेपर आपके लिए आज लाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है समथिंग लाइक, रीड करते हैं। लेट W इक्वल टू A बिलोंग्स टू M3R। इसका मतलब है कि 3x3 मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि 3x3 मैट्रिक्स है सच दैट AT इक्वल टू A ट्रांसपोज इज -A। तो A ट्रांसपोज -A ऐसा कुछ आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती थी। तो मतलब 3x3 मैट्रिक्स लिए हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक है। एक कंडीशन और है, समेशन A1J इक्वल्स टू 0। इसको देखते हैं ये कंडीशन क्या कह रही है। तो J को ओपन करते हैं, देखो A11 प्लस A12 प्लस A13 इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारी फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स का सम 0 है। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का सम 0 है। तो हमें बेसिस बताना था इस क्वेश्चन में W के लिए। तो देखो, आप लोग जानते होंगे कि जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सो वी मस्ट हैव डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है, रियल मैट्रिक्स है या रियल है, ये बात ध्यान रखने वाली है। अगर कोई भी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल है, तो वो आपकी डायगोनल एंट्रीज उसकी पक्का 0 होनी चाहिए। ये कंडीशन कॉम्प्लेक्स के केस में ट्रू नहीं होती। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है तो आपके पास ऐसी कंडीशन होती है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स के केस में होता है प्योरली इमेजिनरी। अब रियल में प्योरली इमेजिनरी कहाँ से बात करोगे, इमेजिनरी नहीं होता। तो दैट मीन्स इन रियल इट शुड बी 0। डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। ये बात हो गई आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ऐसी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस के ऊपर भी बात होती है। रियल में ये कंडीशन होती है, डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी रियल। चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, हमेशा कंडीशन यही होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स को रियल होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि ये मिल गई है कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने पड़ेंगे। तो W में अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, तो मैंने ले लिए। नेक्स्ट कंडीशन, मेरे A12 मैंने एक एलिमेंट माना। मेरे पास एक कंडीशन है कि सम ऑफ रो एलिमेंट्स मस्ट बी 0। तो मतलब जो यहाँ थर्ड एलिमेंट होगा दैट विल बी -A12। सो वी हैव टेकन -1 बाय A12। अब यह आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब A ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू -A। तो जो यहाँ पर एलिमेंट होगा A21 जो इक्वल होगा वो -A12 के इक्वल होगा। तो -A12 ले लिया है। ठीक है, अब A31 सिमिलरली क्या हो जाएगा, -A13 विच इज योर -A12। सो दैट मीन्स A12। तो ये A12 आ गया है। सिमिलरली ये वाला जो A32 होगा वो 23 का नेगेटिव होगा, तो A -23 आ गया है। अब आपके पास इस क्वेश्चन में दो अननोन क्वांटिटीज है इस मैट्रिक्स में, एक तो A12 और एक A23। तो A12 कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा 0 1 -1 -1 0 0 1 0 0। सिमिलरली A23 लोगे तो आप ये मैट्रिक्स बच जाएगी। अब बस कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको दो कांस्टेंट मिल गए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स इसमें इन दो मैट्रिक्स से स्पैंड होगी। कोई भी मैट्रिक्स W में इन दोनों मैट्रिक्स का स्पैन में से आएगी। और ये दोनों मैट्रिक्स लीनियर इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स भी है। तो यही आपका बेसिस बन जाएगा W का। द आंसर इज दिस फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स। तो इजी क्वेश्चन था। जस्ट एक बात ध्यान रखने वाली थी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। बस इस क्वेश्चन में यही मेन पॉइंट था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 में। तो क्वेश्चन 2 आपका इंटीग्रेशन का आया हुआ था, एरिया फाइंड करना।
तो ए एक रीजन दिया हुआ है R2 का 01 इंटू 01, तो ए कुछ ऐसा रीजन है, मतलब 01 और 01, तो ये वाला पूरा रीजन आपका ए है, ये पूरा रीजन आपका ए है। तो हमको ये इवेलुएट करना था, ये इंटीग्रल इवेलुएट करना था ओवर ए। तो देखते हैं, इस रीजन को A1 मान लो, इस रीजन को A2 मान लो, ठीक है। देन A1 रीजन को आप कैसे लिख सकते हैं? A1 रीजन में देखो x आपका वेरी कर रहा है 0 to 1, x वेरी कर रहा है 0 to 1, और y वेरी कर रहा है, देखिए y के लिए देखिए देखो y के लिए आपका y ऐसे वेरी कर रहा है A1 रीजन में, ये A1 है और ये A2 है, मतलब 0 to इस लाइन तक y जा रहा है, तो 0 to x, तो y वेरी कर रहा है 0 to x, और A2 रीजन में y फिक्स्ड कर रहे हैं 0 to 1, और x वेरी कर रहा है देखो 0 to इस वाली लाइन तक, विच इज़ योर y, तो 0 to y, तो रीजन 1 और रीजन 2 तो मिल गया। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई देखना है। तो अगर आप रीजन A1 में देखें तो आपका मैक्सिमम मतलब एक्स वाई में से कौन सा बड़ा है, एक्स और वाई में से कौन सा बड़ा है? यहाँ देखो इस वाली कंडीशन से एक्स बड़ा है, सो मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इज एक्स, और A2 रीजन में y बड़ा है, तो y आ गया। तो ये जो A रीजन वाला इंटीग्रेशन है ना, ये दो रीजन में ब्रेक हो जाएगा, A1 और A2 में, तो ये इंटीग्रेशन ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसा, इसको A1 प्लस A2 लिख लेंगे, देन A1 की लिमिट्स डाल दी, x 0 to 1, y 0 to x, मैक्सिमम एक्स वाई x था, यहाँ पर मैक्सिमम एक्स वाई y था A2 रीजन में, और A2 रीजन की लिमिट्स ये थी। तो सिंपल इंटीग्रेशन है, y का कोई भी टर्म नहीं है, y dy y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y आ जाएगा, लिमिट गोइंग फ्रॉम 0 to x। सिमिलरली यहाँ x का कोई टर्म नहीं है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा 0 to y, देन इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट दिस आंसर। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था। अब इसका इंटीग्रेशन आप सिंपली इजीली कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंशियल इक्वेशन का आया हुआ था। तो इस टाइप से गिवन था क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए देखिए क्या किया है, ये ऐसा कुछ है, y डबल डैश इक्वल टू y डैश इंटू वाई डैश, एक y डैश को यहाँ ले आए हैं डिवाइड में, और इस y को यहाँ ले गए हैं डिवाइड में, तो हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। देखो अब ऊपर ऐसा कुछ हो गया है, d ऑफ y डैश अपॉन y डैश इक्वल टू d ऑफ y अपॉन y, और इसका इंटीग्रेशन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, दिस इज योर log ऑफ y डैश एंड दिस इज योर log y। तो यहाँ पर इतना आ गया है log y डैश इक्वल टू log y प्लस log c। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो बेटर है कि log में ले लो, ताकि log जब हटाएंगे तो इजी होगा। इवन यू कैन टेक एनी कांस्टेंट ऑल्सो, डजेंट मैटर। तो log y डैश क्या बन गया, log cy, बिकॉज यू नो log a प्लस log b इक्वल टू log ab। देन अब log हटा रहे हैं तो इट विल कम y डैश इज इक्वल टू cy, दैट मीन्स y डैश बाय y इक्वल टू c, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, so you will get log y equal to cx plus d dash is some constant, so then you will get log हटा दीजिए, दोनों साइड एंटी लॉग ले लीजिए, तो y इक्वल टू ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे e टू द पावर d डैश e टू द पावर cx, तो d डैश e टू द पावर d डैश अगेन सम कांस्टेंट, तो उसको मान लिया है d, दैट्स इट, यहाँ पर e टू द पावर d। So this is your general equation where c and d are arbitrary constants. यहाँ पर ये एक मेंशन कर देना where c and d are arbitrary constants. Coming to next question.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का था। किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है? इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। कॉन्जुगेट फाइंड करने वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा सॉल्व करें बैठ के, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिकली फाइंड करने का। तो इस क्वेश्चन में मैं बोला था कि हमें बताना है इस साइकिल के कॉन्जुगेट कितने हैं, इस साइकिल के S7 में कॉन्जुगेट कितने हैं। तो पहले एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, अगर कोई भी आपकी साइकिल है, इवन इन एस एन कोई भी साइकिल है, तो इसके सारे कॉन्जुगेट कैसे होंगे? जैसे ये n साइकिल है तो इसके सारे कॉन्जुगेट n साइकिल ही होंगे। मतलब हर परमुटेशन का कॉन्जुगेट जिस टाइप की वो साइकिल है उसी टाइप के होने वाले हैं। अगर मान लो ऐसी कोई साइकिल है 1 2 3 4, तो इसका कॉन्जुगेट भी इसी टाइप के होने वाले हैं, 2 साइकिल्स टाइप के ही होंगे। तो जिस टाइप की परमुटेशन होती है ओरिजिनल परमुटेशन, कॉन्जुगेट भी उसी टाइप के होते हैं सारे। तो हमें इतना तो समझ आ गया 1 2 3 4 5 6 7 जो ये परमुटेशन गिवन है, इसके सारे कॉन्जुगेट 7 साइकिल, मतलब यही होने वाला है। ये 7 साइकिल है ना, तो सारे कॉन्जुगेट यही हैं। अब एक फॉर्मूला आपके पास होता है ये SN में कैलकुलेट करने का कॉन्जुगेट। तो देखो मैं बताती हूँ पहले S7 में। S7 है तो आप ऑर्डर ऑफ S7 ऊपर लिख लीजिए। नीचे कितनी साइकिल है? एक ही साइकिल है। और इसका ऑर्डर क्या है? कितने नंबर है इसके अंदर? 7। कितनी साइकिल है? एक। तो जो ये 1 है, जो पावर होती है उसे 1 फैक्टोरियल कर दो। सो दिस इज योर फॉर्मूला। अगर मान लो अब कोई जनरल साइकिल ले लेते हैं फॉर्मूला देखने के लिए। मान लो ऐसी कोई साइकिल है मेरे पास, यहाँ पे B1 ले लेते हैं, B1 B2 BN2 और C1 C2। मतलब इस फर्स्ट वाली साइकिल में N1 एलिमेंट्स हैं, सेकंड वाली में N2 हैं और थर्ड वाली में N3 हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का? कॉन्जुगेट ऑर्डर ऑफ SN, ऑर्डर ऑफ SN डाल दो। फर्स्ट साइकिल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? N1, तो N1 डाल दो। N1 ऑर्डर की कितनी साइकिल है? एक ही है, तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। N2 ऑर्डर की कितनी साइकिल है? एक ही है, तो 1 पावर 1 और जो पावर होती है उसी का फैक्टोरियल। N3 ऑर्डर की कितनी साइकिल्स हैं? एक ही है, तो N3 की पावर इंटू 1 फैक्टोरियल। सो दिस इज योर जनरल फार्मूला। इस फार्मूले को यूज़ करके आप किसी भी SN में किसी भी परमुटेशन के कॉन्जुगेट्स निकाल सकते हैं कि कितने होंगे। तो यही सेम यहाँ किया है, ऑर्डर ऑफ S7 अपॉन 7 रेज टू द पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ S7 7 फैक्टोरियल होता है, तो ये 6 फैक्टोरियल बन गया। 7 फैक्टोरियल बाय 7 विच इज 6 फैक्टोरियल एंड विच इज योर 720। तो एग्जाम में आप देख सकते हैं 720 काउंट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बट यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली गेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप। ये Gl3F5 आपका कौन सा ग्रुप होते हैं? पहले ये वाला देखते हैं, Gl3F5। तो सेट ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस, जो ये 3 है, इसका मतलब अगर n होता तो n क्रॉस n, 3 है तो 3x3 मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो, जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। और ये कहाँ से आ रहे हैं? ये मैट्रिक्स की एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं? इस फील्ड से, ओवर F5 फील्ड आपकी Z5 जैसी होती है। F5 इज सिमिलर टू योर Z5, तो ये इस फील्ड के एलिमेंट है। और सिमिलरली SL आपका कौन सा ग्रुप होता है? वो वाली मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है। SL इज अ सबसेट ऑफ GL, SL एक सबसेट होता है GL का। SL के अंदर वो वाली मैट्रिसेस आती हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है कि ऑर्डर ऑफ GL एंड FP क्या होता है। दिस इज गिवन बाय, जो ये FP है
ये P और ये N ऑर्डर कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? Pn-1, Pn-P और हाईएस्ट पावर तक ले जाइए Pn-1 तक, क्योंकि Pn नहीं ले जा सकते आगे, बस Pn पे नहीं जाना, Pn-1 पे रुक जाओ। और SLN में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिवाइड कर दो P-1 से। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास हैं। अब आपको बताना था ऑर्डर 2 साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर बताना था Gl3F5 का। तो पहले ऑर्डर ऑफ Gl3F5 निकालते हैं कितना होगा, फिर देखेंगे ऑर्डर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप को। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला दिस इज योर 5 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब माइनस 5, 5 क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 1, दैट इज योर 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर। तो हम यहाँ रुक गए। सो दिस इज योर 124, 120, 100 कैलकुलेशन करके यू कैन फैक्टराइज लाइक दिस। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है 2 की पावर, वही आपका ऑर्डर बन जाता है साइलो 2 सब ग्रुप का। तो यहाँ पर ऑर्डर है साइलो 2 सब ग्रुप का 2⁻⁷। तो जो लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे उनके लिए क्वेश्चन जस्ट 2 मिनट का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आगे ग्रुप थियरी का ही क्वेश्चन है। लेट जी बी अ ग्रुप, जी एक ग्रुप ले रहे हैं, तो पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट इन तीनों में से ट्रू है। इन तीनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है कि नॉर्मलाइजर ग्रुप का, किसी सब ग्रुप का नॉर्मलाइजर नॉर्मल होगा ग्रुप का। सेंटर नॉर्मल सब ग्रुप होता है क्या जी का। अगर कोई नॉर्मल H कोई नॉर्मल सब ग्रुप है और जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर के इक्वल है, देन तो क्या H कंटेंड होगा ZG में, क्या H ZG में कंटेंड होगा। तो चेक करते हैं। पहले देख लेते हैं नॉर्मलाइजर कैसे डिफाइन होता है किसी सब ग्रुप का। नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप, एनी सब ग्रुप। तो जी आप एक ग्रुप मान लो, H उसका सब ग्रुप मान लो। नॉर्मलाइजर ऑफ अ सब ग्रुप के लिए एक सब ग्रुप चाहिए, तो H एक सब ग्रुप ले लिया। तो NH के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप के, G बिलोंग्स टू G सच दैट G ऑफ H इक्वल टू HG फॉर ऑल H इन H। GH इक्वल टू HG फॉर, मतलब GH HG के इक्वल होना चाहिए। सारे H के लिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो जो G एलिमेंट है जो सारे H के एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है वो आपके NH में आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा देखिए, आपको बताना था क्या NH हमेशा नॉर्मल होता है। तो इसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल ले रहे हैं। ग्रुप ले लिया है S3, ग्रुप ले लिया है S3 और एक इसका सब ग्रुप ले रहे हैं 1 और 1 2। ठीक है, तो NH यही होता है इस ग्रुप का, क्योंकि यही दोनों एलिमेंट होते हैं जो इससे कम्यूट करते हैं और कोई एलिमेंट इससे कम्यूट नहीं करते। यू कैन वेरीफाई ऑल्सो। देखो S3 आपका ऐसा ग्रुप होता है, S3 आपका ये ग्रुप होता है। अब आप चेक करोगे इसको, तो ये 1 2 के साथ कोई भी एलिमेंट कम्यूट नहीं करता एक्सेप्ट दिस 1 2। तो NH में सिर्फ यही दो एलिमेंट आते हैं। तो अब नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए आपके पास ये कंडीशन होती है, अगर G कोई ग्रुप है और H इसका अगर कोई सब ग्रुप है, तो हम नॉर्मल H को तब बोलेंगे अगर ऐसा हो रहा है, GH G इनवर्स H में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या ये हो रहा है। हमने G का एक एलिमेंट ले लिया सिग्मा 1 3 और चेक कर रहे हैं सिग्मा 1 2 सिग्मा इनवर्स। सिग्मा इनवर्स अगेन 1 3 ही हो जाएगा। इसको आप प्रोडक्ट करोगे, परमुटेशन प्रोडक्ट, तो ये 2 3 आ जाएगा, विच डजंट बिलोंग्स टू योर NH, जो NH के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब NH आपका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। सो इट इज़ नॉट ट्रू दैट नॉर्मलाइजर इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा था, अगर आपका H कोई नॉर्मल ग्रुप है, H अगर कोई नॉर्मल ग्रुप है तो क्या H ZG के अंदर होगा, और ZG जहाँ पर आपका सेंटर है। तो पहले सेंटर ही देख लेते हैं क्या होता है। लेट्स डिफाइन सेंटर फर्स्ट। तो अगर G कोई आपका ग्रुप है तो सेंटर ऑफ G ऐसा डिफाइंड होता है, सेंटर ऑफ G ZG से इसे डिनोट करते हैं
इसके अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं, वो एलिमेंट्स ग्रुप के आते हैं जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। तो आप देखो आइडेंटिटी है जो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करती है, ऐसी बहुत और भी एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप के साथ कम्यूट कर जाते हैं, पूरे ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाते हैं, तो वो एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन था, आई गेस देयर इज सम मिसप्रिंटिंग, इट विल बी लाइक दिस। अगर H कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्या H कंटेंट होगा ZG में? तो चेक करते हैं, हमने एक G ग्रुप ले लिया, H ये सब ग्रुप लिया है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप लिया है, क्योंकि GAG इनवर्स हमेशा H में ही होगा, GAG इनवर्स हमेशा H में होगा। देखो क्यों? अगर GAG इनवर्स E के इक्वल हो गया तो इसका मतलब A इक्वल टू E, ये पॉसिबल नहीं है, तो GAG इनवर्स A के इक्वल होगा, तो विच इम्प्लाइज GA इक्वल टू AG। here it should be is of order 2, it should be like order 2, sorry this is a misprinting। अगर H नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 2 का है तो क्या वो कंटेंट होगा ZG में? तो यहाँ पर हमने नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया है ऑर्डर 2 का, तो चेक ये नॉर्मल है। अब हम चेक कर ये, क्योंकि ये तो हमेशा होगा कि GAG इनवर्स H में होगा, ये नॉर्मल है तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड होगी। देखो यही वाली कंडीशन, तो G इनवर्स या तो E के इक्वल हो सकता है या A के इक्वल हो सकता है। अगर E के इक्वल होगा तो इसका मतलब जो A एलिमेंट है वो E के आइडेंटिटी के इक्वल है, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि H ऑर्डर 2 का है। और GAG इनवर्स अगर A के इक्वल हो जाए तो यहाँ से आ जाएगा GA इक्वल टू, दोनों साइड G मल्टीप्लाई कर लीजिए, GA इक्वल टू AG, कम्यूट कर गया, सो दैट मीन्स A जो एलिमेंट है वो ZG में बिलोंग कर गया, एंड हेंस योर H सब ग्रुप इज कंटेन्ड इन ZG। एक और सेकेंड ऑप्शन बचा है, क्या ZG सब ग्रुप नॉर्मल होता है, क्या सेंटर नॉर्मल होता है? तो हमें वेरीफाई करना है ये GHG इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल H इन ZG, हमको ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखो नॉर्मल वेरीफाई करने के लिए ये कंडीशन वेरीफाई करनी है, तो एक एलिमेंट मान लेते हैं X, एक ZG से मान लेते हैं, तो वी हैव टू शो GHG इनवर्स इज इन ZG, वी हैव टू शो ये ZG में है। GHG इनवर्स को देखो कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे XG लिख सकती हूँ, क्योंकि X हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है तो G के साथ भी कम्यूट करेगा। मैं GX को XG लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा XE, ये हो जाएगा X जो आपके ZG में है, तो इसका मतलब ZG आपका नॉर्मल सब ग्रुप हमेशा होता है। तो ये बात ध्यान रखना, नॉर्मलाइजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सेंटर हमेशा होगा, और अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 2 का है तो वो ZG का ही सबसेट है। ये रिजल्ट इट्स यूजफुल फॉर योर फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है। लेट X बी अ नॉन एम्प्टी सेट, X कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया है, E और F उसके सबसेट हैं, और डिफाइन कर रहे हैं E ट्राइंगल F, दिस इज सम ऑपरेशन, जैसे स्टार लिख देते हैं X स्टार Y, सो दिस इज सम डिनोटिंग सम ऑपरेशन। तो E ट्राइंगल F कैसे डिफाइंड है, E माइनस F यूनियन F माइनस E, E में से F का पोर्शन हटा दो और F में से E का पोर्शन हटा दो और दोनों का यूनियन लिख लो। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ये दोनों एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना था, इन दोनों एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना था। तो देखिए मैंने मान लिया कि E ट्राइंगल F को मैंने A यूनियन B मान लिया है, जहाँ पर A को मैं मान रही हूँ E माइनस F और B को मैं मान रही हूँ F माइनस E। तो ज़रा ध्यान दो, मुझे फाइंड करना है E ट्राइंगल F ट्राइंगल E इंटरसेक्शन F, तो मैंने ये कंसिडर करके चल रही है, इसको मैंने A यूनियन B माना है, और बाय डेफिनेशन माइनस ये सेकंड वाला सेट माइनस दिस फर्स्ट A यूनियन B,
फिर सेकंड में से फर्स्ट माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान दो, ए यूनियन बी में से आप कौन सा पोर्शन हटा रहे हो, ई इंटरसेक्शन एफ का। और ए यूनियन बी पहले देखो कैसे, एक बार देख लेते हैं इसे वेन डायग्राम बना के। मान लो ये आपका ई सेट है और ये आपका एफ सेट है, तो हमने ए को माना है ई माइनस एफ और बी को माना है एफ माइनस ई। तो मतलब ए ये वाला पोर्शन है, इसमें से एफ वाला पोर्शन हटा दो तो ये वाला सारा पोर्शन आपका ए है, ये ए है और ये आपका बी है, ये वाला पोर्शन बी है और ये ए है, ये ए है और ये बी है। अब ए यूनियन बी मतलब ये दोनों पोर्शन हो गए, इसमें से आपको हटाना है ई इंटरसेक्शन एफ। वो तो है ई इंटरसेक्शन एफ, ये पोर्शन है, ये है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब ये ए यूनियन बी ही है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ई इंटरसेक्शन एफ में से ए यूनियन बी हटाना है ही नहीं है इसके अंदर, तो अगेन इट इज ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये आ गया आपके पास। अब ए यूनियन बी, अब आपको क्या कंसिडर करना है, ए यूनियन बी यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ। देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन आपको कंसिडर करना है, तो ये आपका ई यूनियन एफ ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन सिंप्लीफाई हो गया है ई यूनियन एफ। सिमिलरली आप बी कैलकुलेट कर सकते हैं, बी कैलकुलेट कीजिए और बताइए। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो दिस इज योर बी ऑप्शन, आंसर शुड कम एज एफ। यू कैन वेरीफाई बी ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।